हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कल्प वशिष्ठ। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम। इंग्लिश में भी इसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के नाम से ही जानते हैं। एक्चुअली सबसे पहले हम जो भी कानून पढ़ते हैं उसका इतिहास देखा जाता है, आखिर ये कानून कैसे बनाया गया। इसलिए हम पहले इसके इतिहास को देखेंगे, फिर कानून पढ़ेंगे। पहले हम इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं कि कब बना था, क्यों बना था। प्राचीन समय में, बहुत प्राचीन समय में साक्ष्य धर्म शास्त्रों के अनुसार दिया जाता था, जिसमें 4 प्रकार के साक्ष्य को मान्यता दी गई थी। जिसमें कि प्राचीन समय में 4 तरीके थे, जिसमें फर्स्ट था लेख, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं डॉक्यूमेंट, जो आज के साक्ष्य अधिनियम में भी रखा गया है। डॉक्यूमेंट के थ्रू ही हम साक्ष्य लेते हैं, पहले भी ऐसे ही लिया जाता था। सेकंड है साक्षी यानी विटनेस, जो कि आज भी है। पहले लोग विटनेस के रूप में, साक्षी के रूप में, जिसने आंखों देखी है, सुना हो, अपनी इंद्रियों के द्वारा आभास किया हो, उसके थ्रू ही हम पहले साक्ष्य लिए जाते थे। तीसरा प्रकार जो होता था वो होता था भुक्ति। भुक्ति का मीन्स होता है कब्जा, पोजीशन। तो पहले ये माना जाता था कि जैसे जिसके पास जो कब्जा है तो स्वामी भी वही है। वर्तमान में भी इसे कानून में मान्यता दी गई है। कब्जा जो है स्वामित्व उत्पन्न करता है, पोजीशन ऑनरशिप का प्राइमरी फेसिया एविडेंस होता है। एंड फोर्थ, इसे हम आगे देखेंगे। फोर्थ जो है, जो किस प्रकार से लिया जाता था, उसमें फोर्थ है दिव्य। दिव्य मीन्स होता था एग्जामिनेशन यानी परीक्षण। वर्तमान में भी जो भी साक्षी कोर्ट में आएगा उसकी परीक्षा होगी। वर्तमान में 4 प्रकार के एग्जामिनेशन दी है। इसके बाद मामला चलता रहा। मध्यकालीन जब समय आया तो उसमें हिंदू जो है वो हिंदू विधि के हिसाब से, हिंदू लॉ के हिसाब से चलता था। मुस्लिम विधि द्वारा शासित होता रहा। मुस्लिम विधि में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि जो एक मेल होता है वो 2 फीमेल के बराबर होता था। यानी यदि गवाह मेल है तो एक से ही काम चल जाएगा, और यदि फीमेल है तो 2 महिलाएं चाहिए, यानी एक मेल 2 फीमेल के बराबर होता था। इसके बाद अंग्रेजों का काल आ गया। अब हम अंग्रेजों का काल देखना है। हम सभी जानते हैं अंग्रेजों ने अपने काल में धीरे धीरे इंग्लिश विधि को भारत में प्रवर्तित करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अंग्रेजों ने जो 3 प्रेसिडेंसी नगर जो होते थे, जिन्हें अभी वर्तमान समय में मेट्रोपॉलिटन एरिया कहते हैं, महानगर कहते हैं, तो उसमें इन्होंने सबसे पहले इंग्लिश विधि को उसमें लागू करना स्टार्ट किया। तो जो 3 प्रेसिडेंसी थी, याद रखने योग्य है। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, और तीसरा था मद्रास। इसमें इन्होंने धीरे धीरे कुछ प्रांतों में भी, इसके बाद प्रांतों में भी साक्ष्य कैसे दिया जाएगा, उसके लिए अंग्रेजों ने कुछ रेगुलेशन बनाए। तब जब अंग्रेजों का भारत पर पूर्ण कब्जा हो गया था तो अंग्रेजों ने पूरे भारत के लिए एक ही साक्ष्य अधिनियम बनाने का सोचा था। तो हम ये ध्यान रखेंगे, 1868 में पहली बार अंग्रेजी सरकार ने किसी व्यक्ति से कहा था कि आप साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट यानी मसौदा तैयार कीजिए। जैसे हम संविधान में पढ़ते हैं कि भारत के संविधान का जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था। कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था। तो सभी जानते हैं कि उसका ड्राफ्ट जो है, भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट है, वो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव जी ने किया था। BN राव जी ने उसका ड्राफ्ट तैयार किया था भारतीय संविधान का, और उस ड्राफ्ट के परीक्षण के लिए संविधान सभा ने एक ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। ड्राफ्ट कमेटी थी जिसमें 7 लोग थे टोटल, एक अध्यक्ष, बाकी 6 अन्य सदस्य थे। क्वेश्चन पूछा जा सकता है ड्राफ्ट कमेटी में कुल कितने सदस्य थे, तो हमको याद रखना है 7। बाकी ऐसे भी कभी कभी क्वेश्चन का मॉडल बना है कि ड्राफ्ट कमेटी, भारतीय संविधान की जो ड्राफ्ट कमेटी थी उसमें अध्यक्ष सहित कितने लोग थे, तो 7 थे। अध्यक्ष रहित पूछे तो 6 थे। काफ़ी बार भ्रम में डाल देता है आयोग, तो हमें ये ध्यान देखना है
अध्यक्ष सहित पूछे तो 7 लोग थे, अध्यक्ष रहित पूछे तो 6 लोग थे। इसके जो अध्यक्ष थे वो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है संविधान में भी। जैसा कि हम सभी जानते हैं आज के APO या PCSJ इस सब में जो है पॉलिटी भी पूछी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी पूछा जाता है, तो दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, दोनों के लिए आ सकता है। इस प्रकार अब पॉइंट पर आते हैं। 1868 में जो साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था उनको जिम्मेदारी दी थी सर हेनरी समनर मैन। सर हेनरी समनर मैन, इनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। एक्चुअली जब सर हेनरी समनर मैन की बात आती है तो जो लोग PCSJ की तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं कि जूरिस्प्रूडेंस में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो इनके बारे में भी 2-3 बातें एक्स्ट्रा जाननी चाहिए जो कि सिविल जज अगर देना चाहते हैं तो उनके लिए महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये सर हेनरी मैन जो थे ये इंग्लैंड के रहने वाले थे। पूछ सकता है, पूछा जा चुका है कि कहाँ के रहने वाले थे। मूल रूप से इंग्लैंड के रहने वाले थे। शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक थे। शुद्ध ऐतिहासिक विचारधारा के प्रवर्तक थे, यानी प्योर हिस्टोरिकल स्कूल के फादर थे। क्वेश्चन बना हुआ है, पहले पूछा जा चुका है कि प्योर हिस्टोरिकल स्कूल के फादर या जन्मदाता किसे माना जाता है, तो वह माना जाता है सर हेनरी समनर मैन को। इन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूपी के लिए फेवरेट क्वेश्चन है कि 2 वर्ग कौन कौन से हैं। इन्होंने समाज को 2 वर्गों में बांटा है, एक तो स्थिर समाज और एक गतिशील समाज। यानी स्थिर समाज मतलब स्टैटिक एंड डायनामिक। PCSJ में क्वेश्चन आ चुका है कि और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक जो है बुक, वो इनकी मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है, उसे पूछा जाता है काफ़ी बार। LLM के भी और APO में भी पूछा जा चुका है। प्रसिद्ध बुक है इनकी एंशिएंट लॉ। इन्होंने एक सिद्धांत भी दिया था, प्रिंसिपल भी दिया था, जो कि था स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट। स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट था इनका एक सिद्धांत था, जो कि स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट था, जिसका हिंदी मीनिंग है परिस्थिति से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, बहुत बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछने की संभावना है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं। तो हमें आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि जो रिपीट क्वेश्चन है एटलीस्ट वो गलत नहीं होने चाहिए, इसलिए थोड़ा सा फोकस प्री की तरफ रखेंगे। मेंस के लिए मैं अलग से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसकी मैं वीडियो बना दूंगा। जैसे कि देख रहे हैं कि सर हेनरी मैन की जो इन्होंने प्योर हिस्टोरिकल स्कूल के ये फादर थे। 2 वर्गों में समाज को उन्होंने बांटा था, स्थिर समाज और गतिशील समाज। इनकी एक बुक है जो एंशिएंट लॉज है। इनका एक सिद्धांत है स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट, परिस्थिति से संविदा की ओर। यानी यदि स्टेटस भंग होता है तो लोग स्वतंत्र हो जाते हैं, संविदा की ओर बढ़ते हैं। इसका उत्तम उदाहरण भारत में भी मिलता है, जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस 2018 का ये केस है सुप्रीम कोर्ट का, जोसेफ साइन का, यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का नियम अपनाया और कहा कि वाइफ जो है वो हस्बैंड की गुलाम नहीं है, पति पत्नी की संपत्ति नहीं होती है, पत्नी की डिज़ायर पति पर निर्भर नहीं करती है। इसमें जो है एडल्ट्री को जो है अपराध नहीं माना था, और उसमें जो है यदि पत्नी अपनी इच्छा से और पति की बिना मर्जी से किसी अदर पर्सन से शारीरिक संबंध बनाती है तो ये अपराध नहीं माना जाता था। पहले माना जाता था, लेकिन उसके बाद जोसेफ साइन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसे अपराध नहीं माना। वापस बिंदु पर आते हैं। सर हेनरी मैन ने 1868 में ड्राफ्ट तैयार कर अंग्रेजी सरकार को सौंप दिया था।
लेकिन अंग्रेजी सरकार ने जब इसका परीक्षण किया, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी संविधान सभा ने कॉन्स्टिट्यूशन का जब ड्राफ्ट बना तो उसके परीक्षण के लिए ड्राफ्ट कमेटी बनाई थी। ऐसे ही जब इस ड्राफ्ट को अंग्रेजी सरकार ने उसका परीक्षण किया तो ये पाया कि सर हेनरी मैन ने जो ड्राफ्ट बनाया वो भारत के लिए उचित नहीं है, मतलब भारत के लिए उसे अडॉप्ट नहीं किया। क्वेश्चन बन चुका है, ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम पहली बार भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने बनाया था? फर्स्ट किसने बनाया था? सर हेनरी मैन। 1868 दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं बिहार में कि सर्वप्रथम भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने बनाया था? सर हेनरी मैन ने बनाया था। किस सन में बनाया था? 1868 में बनाया था। इसके बाद दोबारा ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दूसरे व्यक्ति को दी जिनका नाम था जेम्स स्टीफेन। इन्होंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया है और इसे एक्सेप्ट किया था। ध्यान रखेंगे क्वेश्चन बिहार में दो तरीके के क्वेश्चन बने हैं। पहला ये बना है कि सर्वप्रथम किसने ड्राफ्ट तैयार किया था? वो हेनरी मैन ने किया था। उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था लेकिन ड्राफ्ट उन्होंने तैयार किया था। दूसरा है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वह स्टीफेन ने किया था। सिर्फ एक शब्द से क्वेश्चन का आंसर अलग हो जाता है। यदि सर्वप्रथम पूछता है तो हेनरी मैन लगाएंगे और नॉर्मल अगर पूछता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट किसने बनाया था तो स्टीफेन ने बनाया था। बिहार में पूछा जा चुका है, आप जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखेंगे तो उसमें मिलेगा। स्टीफेन ने ये ड्राफ्ट कब बनाया था? बिहार का क्वेश्चन है ये भी। 1870 में ये बनाया था। सर हेनरी मैन ने 1868 में, इन्होंने स्टीफेन ने 1870 में बनाया था। आप इस बात को नोट भी कर सकते हैं क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टीफेन ने, ये क्वेश्चन एलएलएम में बन चुका है, स्टीफेन ने ड्राफ्ट तैयार करने में किसकी पुस्तक की हेल्प ली थी या किस ग्रंथ की हेल्प ली थी? तो टेलर एक विद्वान थे, उनकी एक पुस्तक थी, उन्होंने एविडेंस एक्ट के बारे में लिखा हुआ था तो उनकी हेल्प ली थी स्टीफेन ने। टेलर याद रखेंगे एलएलएम में पूछा जा चुका है। तो अब कानून निर्माण सरकार को करना है, इन्होंने तो ड्राफ्ट बना दिया। तो उस समय कानून कैसे बनते थे अब ये देखना है। उस समय परिषद होती थी जैसे, या वायसराय होते थे, जैसे वर्तमान में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये सब मिलके कानून का निर्माण करते हैं। ऐसे ही उस समय राज्यसभा और लोकसभा का काम काउंसिल करती थी तथा वर्तमान में जो राष्ट्रपति का कार्य होता है वो वायसराय करते थे। तो परिषद ने इस बिल को पास कर दिया और वायसराय के यहाँ अनुमति या उनके एसेंट लेने के लिए भेज दिया। वायसराय ने अपनी अनुमति दे दी 15 मार्च 1872 को, यानी भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 15 मार्च 1872 को बनकर तैयार हो गया। इसके निर्माण की तिथि थी। जहां पे पुराना एविडेंस एक्ट पूछा जाता है वहां उस स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की निर्माण की तिथि कौन सी थी? 15 मार्च 1872। और इसे 1 सितंबर 1872 को भारत में लागू कर दिया था। तो भारत में प्रवर्तन की इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के लागू होने की तिथि कौन सी थी? 1 सितंबर 1872। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के निर्माण की कौन सी तिथि थी? अभी लागू नहीं हुआ, निर्माण की पूछ रहा है तो 15 मार्च 1872। आगे अभी के जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है उसके बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी हम इतिहास देख रहे हैं। तो अब इसे भारत में लागू कर दिया। अब एक बात सोचने की है, जैसे हम 26 जनवरी 1950 को हम आज़ाद हो गए और हमने अपना संविधान भी बना लिया। तो हम 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान अपना लागू कर लिया, बना लिया। तो ये जो पुराने कानून थे उनका क्या होगा? अब यहाँ हम अनुच्छेद को एक कवर करना होगा। जो आर्टिकल है 372 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही इस बात का जवाब देगा कि अंग्रेजों द्वारा जो विधियाँ बनाई गई थी, जो लॉ बनाए गए थे, वो आज तक कैसे चल रहे थे। आर्टिकल 372 में संविधान जो पूर्व विधि थी, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, उसमें
उसे अडॉप्ट करता है, स्वीकार करता है। यानी 26 जनवरी 1950 के पूर्व विधियों को भारत के संविधान में अडॉप्ट किया गया है। आर्टिकल 372 कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो होते हैं उसमें संविधान लागू होने के बाद भी वो भारत में लागू रहेंगे जब तक कि उसे हमारी, याद रखेंगे, संविधान सभा या कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी सक्षम प्राधिकारी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है संविधान लागू होने के बाद भी भारत में लागू रहेंगे जब तक कि उसे हमारी संविधान सभा या सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उसे रिपील या निरसित ना कर दिया जाए। तो 372 में दो ऐसी लोगों को पावर दिए जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई विधियों को निरसित कर सकते थे, एक संविधान सभा और एक सक्षम प्राधिकारी। यानी अंग्रेजों द्वारा जो बनाए गए कानून को समाप्त करने का अधिकार भारतीय संविधान सभा या सक्षम प्राधिकारी को ही था। अब हम देखते हैं कि भारतीय सभा जो थी, संविधान सभा जो थी, उसने किस किस कानून को समाप्त किया। वो क्या उन्होंने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इसे भी किया या नहीं? ध्यान दें, इस लेक्चर में संविधान के अनुच्छेद भी कवर हो रहे हैं और प्री में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं या बन सकते हैं वो भी बताया जा रहा है। पिछली बार बिहार में एक आर्टिकल 395 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग इसमें गलती करते हैं, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 395 यदि आप अनुच्छेद 395 को देखेंगे तो उसमें हेडिंग दी है रिपील यानी निरसित। तो कुछ लोग सोचते हैं कि ये अनुच्छेद रिपील हो गया, निरसित हो गया, किसी काम का नहीं है, परंतु अनुच्छेद निरसित नहीं है। वो अनुच्छेद के तहत कुछ कानूनों को संविधान सभा ने समाप्त किया था। तो अनुच्छेद 395 में कौन से कानून समाप्त हुए थे? या इंडियन एविडेंस एक्ट, जो हमारा क्वेश्चन है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 भी समाप्त हुआ था क्या? ये पता करने के लिए हमें आर्टिकल 395 देखना होगा, जिसमें कि दिया हुआ है कि उन्होंने आर्टिकल 395 में दिया हुआ है कि संविधान सभा ने दो कानूनों को समाप्त किया था, जो कि था पहला भारत शासन अधिनियम 1935, दूसरा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। परंतु आर्टिकल 395 में एक कानून को संविधान सभा ने संरक्षित भी किया था, प्रोटेक्ट किया था, जो कि अभी तक लागू है। इंग्लैंड की संसद ने, एक्चुअली पहले क्या होता था, जो यहाँ जिस पर भी इंग्लैंड का राज था, तो जो वहाँ की जो, जैसे हमारे यहाँ इंडिया में राज था, तो यहाँ की कोर्ट जो भी ऑर्डर देती थी या जो भी जजमेंट देती, तो उसकी जो अपील होती थी वो इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल के यहाँ होती थी। तो इंग्लैंड की संसद ने, जब भारत आज़ाद हो गया, तो इंग्लैंड की संसद ने प्रीवी काउंसिल की जो जुरिडिक्शन थी, अधिकारिता की थी, भारत से समाप्त कर दी थी। कौन से एक्ट के तहत करी थी? प्रीवी काउंसिल जुरिस्डिक्शन एबॉलिशन एक्ट 1949। ये प्रीवी काउंसिल जुडिक्शन एबॉलिशन एक्ट 1949 था, जिसमें कि इंग्लैंड की संसद ने प्रीवी काउंसिल की जो जुडिक्शन था भारत पर, उसे समाप्त कर दिया था। तो उस कानून को संविधान सभा ने समाप्त नहीं किया। बिहार में क्वेश्चन पूछा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 90% लोग गलत करके आए थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये था कि प्रीवी काउंसिल के जो निर्णय, अब आपने देखा होगा जब आप टॉर्ट पढ़ते हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं, आप कोई सा भी, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ते हैं, तो उसमें बहुत सारे केस ऐसे हैं जो कि प्रीवी काउंसिल द्वारा जजमेंट दिए गए हैं और हम उनका रेफरल लेते हैं। ठीक है, तो बिहार में क्वेश्चन आया था, जो प्रीवी काउंसिल द्वारा दिए गए जो जजमेंट है, उन्हें भारत में एनफोर्स रहने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है? ठीक है, तो इसका जो, क्योंकि 395 में इस एक्ट को संरक्षित किया गया है, सेविंग किया गया है इस एक्ट की, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा आर्टिकल 395 से मिलता है। 395 में दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ, दो एक्ट को उन्होंने, भारतीय संविधान सभा ने रिपील किया था, समाप्त किया था, और एक एक्ट को सेव किया था। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं। इसके साथ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। अब जब हम ये प्रीवी काउंसिल से रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा
आर्टिकल 225, आर्टिकल 225 से भी क्वेश्चन बन सकता है। यह हमें ये बताता है कि प्रीवी काउंसिल ने जो भी निर्णय दिए हैं उससे जो है हाई कोर्ट सेट असाइड नहीं कर सकता। उसके पास ये पावर नहीं है हाई कोर्ट के पास कि प्रीवी काउंसिल के जो जजमेंट है उन्हें सेट असाइड कर दे, किंतु सुप्रीम कोर्ट जो हमारा है वो सेट असाइड कर सकता है, उसके पास पावर है। इसी के साथ कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। जैसे ध्यान रखिएगा, हम साक्ष्य अधिनियम का इतिहास पढ़ रहे हैं, बस उसके साथ साथ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि मैंने कवर कर दिए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आ चुके हैं, आने की संभावना भी है। जो बन सकते हैं वो भी मैंने बता दिया है कि जैसे अभी मैंने एक आर्टिकल 225 बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प होगा, ज़्यादा रिवीजन होगा और ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। अब हम इसके साथ कुछ और आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल है 13 का क्लॉज 1, ये बताता है जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जैसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, जो हमारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, जो 26 जनवरी 1950 से पहले से कानून है, अगर वे ऐसे कानून जो हमारे मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट हैं, उसके अगेंस्ट हैं, विपरीत हैं, तो वह कानून उस मात्रा तक, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, उस मात्रा तक शून्य होगी। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ सकता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो हैं अगर मौलिक अधिकार के विपरीत हैं तो वह कानून अवैध होगा, वैध होगा, शून्य होगा या कोई इसमें से कोई नहीं होगा। तो हमें बेयर एक्ट की भाषा पर ध्यान देना है, शून्य होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ शून्य शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो आर्टिकल 13(1) में ही किया गया है। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल 32। यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वह हमारे फंडामेंटल के विपरीत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को शून्य घोषित कर सकता है। ठीक है, यही पावर हाई कोर्ट को दी गई है आर्टिकल 226 में। हाई कोर्ट भी ऐसे लॉ को जो फंडामेंटल राइट के विपरीत हैं उन्हें शून्य घोषित कर सकता है। इसे ही जुडिशियल रिव्यू कहते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन कहते हैं। बिहार में क्वेश्चन बना था जिसका मॉडल देखिए क्या था, भारत में किस किस कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है, या भारत में कौन कौन सी कोर्ट ऐसी हैं जो जुडिशियल रिव्यू करने का राइट रखती हैं। तो दो कोर्ट मैंने बताया, जिस आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट के साथ और हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वह जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। ठीक है, अब पुराना साक्ष्य अधिनियम जब लागू रहा तो ये अभी तक लागू रहा जब 22वें विधि आयोग ने, जिसके अध्यक्ष थे जो 22वां, ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं, जहां जहां नया एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 सिलेबस में ऐड किया गया है उससे ये क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि उसी के इतिहास की बात चल रही है। 22वां विधि आयोग था जिसके की अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। 22वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो ऋतुराज अवस्थी हैं। तो उस आयोग ने अपनी 22nd रिपोर्ट, अपनी 27 रिपोर्ट दी, जिसमें कहा कि अब हमें नए आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट का निर्माण कर लेना चाहिए। तो उसी रिपोर्ट के आगे पालन करते हुए 2020 में एक समिति बनी जिसमें कि एक अध्यक्ष थे और 4 अन्य सदस्य थे। टोटल 5 लोगों की सदस्य थी समिति में। क्वेश्चन ध्यान रखने योग्य है कि 22 जिनके अध्यक्ष, मैं पहले अध्यक्ष का नाम बता देता हूं। अध्यक्ष का नाम था रणवीर सिंह समिति, रणवीर सिंह। तो इस समिति को रणवीर सिंह समिति के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि 22वें विधि आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसके आधार पर जो समिति बनी थी जिसने
भारतीय साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया था, उसमें कितने सदस्य थे? टोटल सदस्य अध्यक्ष सहित पूछे तो 5 सदस्य थे, अध्यक्ष रहित पूछे तो 4 सदस्य थे। सिर्फ एक शब्द से हम आगे पीछे हो सकते हैं, हमारा क्वेश्चन गलत और ठीक हो सकता है, रहित और सहित। अगर अध्यक्ष सहित पूछ रहा है तो मतलब चारों और एक 5 को पूछ रहा है, अध्यक्ष रहित पूछ रहा है तो अध्यक्ष को हटा के पूछ रहा है 4 सदस्य। जल्दी जल्दी में हम इसमें गलती कर देते हैं और एक अच्छा क्वेश्चन गलत हो जाता है। रणवीर सिंह जो समिति बनी उसमें 4 अन्य सदस्य थे, नाम याद रखने योग्य हैं, पूछा जा सकता है। एक तो स्वयं रणवीर सिंह थे, दूसरे थे GS वाजपेयी, थर्ड थे बलराम चौहान, फोर्थ थे महेश जेठमलानी और फिफ्थ थे PG थरेजा। ध्यान रखिएगा रणवीर सिंह जो हैं ये अध्यक्ष हैं, बाकी सभी सदस्य हैं। पूछा जा सकता है रणवीर सिंह समिति में जो सदस्य थे इनमें से कौन नहीं है, तो 3 नाम दे देगा, GS वाजपेयी, बलराम चौहान, महेश जेठमलानी, PG थरेजा, या इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी। तो हमें क्या लगाना है? इनमें से सभी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने इस समिति ने क्या किया? इन्होंने भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम तीनों का मॉडल बनाया था, तीनों का ड्राफ्ट बनाया था, या कहेंगे खाका बनाया था। तो रणवीर सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी। उसके बाद तत्कालीन जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने 11 अगस्त 2023, इंपॉर्टेंट डेट है, पूछ सकते हैं, को इस विधेयक को लोकसभा में पेश किया था। जो उन्होंने ड्राफ्ट बनाया था लोकसभा में पेश किया था, और 18 अगस्त 2023 को राज्यसभा में पेश किया था। लोकसभा व राज्यसभा में इस विधेयक को लेकर मतभेद उत्पन्न हो गया। तत्पश्चात इसे संसदीय स्थायी समिति, एक संसदीय स्थायी समिति जिसके अध्यक्ष अमित शाह जी थे, उसे सौंप दिया। इस समिति ने सरकार से सिफारिश की और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि इस विधेयक को वापस लेकर नया विधेयक प्रस्तुत किया जाए, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो 12 दिसंबर 2023 को विधेयक वापस ले लिया गया। जो विधेयक अमित शाह जी ने पेश किया था वो विधेयक वापस ले लिया गया और उसी दिन एक नया विधेयक पेश कर दिया। नया विधेयक पेश कर दिया जिसे अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यही विधेयक पास होकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना है। तो 20 दिसंबर 2023 को इस विधेयक को लोकसभा ने पास किया। 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा ने पास किया तथा हम सब जानते हैं इसमें एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 111 के तहत इस विधेयक को तत्कालीन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर अपनी अनुमति प्रदान कर दी और वही तिथि, जिस तिथि को उन्होंने अनुमति प्रदान की, वही तिथि कानून के निर्माण की तिथि बन जाती है, जो कि है 25 दिसंबर 2023। इस दिन ये विधेयक अधिनियम बन जाता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लोकसभा में द्वितीय विधेयक होगा, फर्स्ट विधेयक वापस ले लिया गया था, तो लोकसभा में कब पास किया गया? 20 दिसंबर 2023 को। राज्यसभा में कब पास किया गया? 21 दिसंबर 2023 को। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के निर्माण की तिथि कौन सी है? तो वह है 25 दिसंबर 2023।
ये इसके निर्माण की तिथि है। आप देखेंगे जब बैरक खोलते हैं तो ऊपर राइट कॉर्नर में ये डेट लिखी होती है। तो ये अमूमन भारतीय निर्माण की तिथि होती है उस एक्ट की। अब केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2024 को एक अधिसूचना जारी की। ठीक है, अधिसूचना जारी की और उसमें ये घोषणा कर दी कि ये कानून 1 जुलाई 2024 से लागू होगा। 2024 से जब ये लागू होगा तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रारंभ तिथि क्या है। तो इसमें कंफ्यूज कर सकते हैं कि 25 दिसंबर 2023 है या 1 जुलाई 2024 है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो 1 जुलाई 2024 होगा, क्योंकि इसी दिन यह संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो जो निर्माण की तिथि मैंने आपको बता दी है 25 दिसंबर 2023, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के लागू होने की तिथि है वह है 1 जुलाई 2024। अब हम थोड़ा इतिहास हम देख चुके हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के थोड़ा सा प्रिलिमिनरी प्रारंभिक बातों को देख लेते हैं कि इसमें कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं। डायरेक्ट शुरू होने में भी थोड़ा समय लगेगा, नेक्स्ट लेक्चर से डायरेक्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा हम इतिहास देख रहे हैं। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, ये कितनी धाराएं। झारखंड में ये क्वेश्चन बन चुका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कितने, भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 जब पहले पूछा जाता था तो उसमें क्वेश्चन बन चुका है कि कितने भाग हैं, कितने अध्याय हैं, ये कितनी धाराएं हैं। तो इसमें भी बन सकता है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कितने भाग हैं। तो 4 भाग हैं, 12 अध्याय हैं, 170 धाराएं हैं टोटल। इसमें हम थोड़ा ये ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चनों का मॉडल भी बन चुका है। सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो सबसे बड़ा भाग कौन सा है, भाग 4। सबसे छोटा भाग कौन सा है, भाग 1। अगला क्वेश्चन भी बन सकता है, अब जैसे भाग को लेकर क्वेश्चन बना कि कितने, कौन सा पार्ट सबसे बड़ा है, कौन सा पार्ट सबसे छोटा है, ऐसे ही सबसे बड़ा चैप्टर या सबसे बड़ा अध्याय कौन सा है वह बन सकता है। सबसे बड़ा अध्याय है अध्याय 2 चैप्टर 2, जिसमें कि धारा 3 से 50 तक का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे सबसे बड़ा अध्याय 2 है। सबसे जो छोटे अध्याय हैं वो 2 है, क्योंकि सबसे छोटे अध्याय में एक ही धारा है, जो कि एक है अध्याय 11 और एक है अध्याय 12। इसमें जो सेक्शन है धारा 169 है और इसमें जो सेक्शन है वो 170 है। तो दोनों में एक ही एक धारा है, तो दोनों अध्याय अपने आप में सबसे छोटे बन जाते हैं। क्वेश्चन इसमें से चांस कम है कि सबसे छोटा अध्याय पूछे तो दोनों फिर आंसर होंगे, लेकिन अगर सबसे बड़ा अध्याय पूछता है तो वो हमारा अध्याय 2 ही होगा, जिसमें कि धारा 3 से 50 तक का प्रावधान है। ठीक है, अब हम थोड़ा ध्यान देंगे कि ऐसे क्वेश्चन बन चुके हैं, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा चीजें भी बता दे रहा हूं। भारत के 7वीं अनुसूची में भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है। ठीक है, पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। ठीक है,
क्वेश्चन ये पॉलिटी का भी बन चुका है, भारतीय संविधान जहाँ जहाँ पूछा जाता है वहाँ पे भी क्वेश्चन बन चुका है कि जो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ दी गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची में जो कानून बना, जो सूची है, जो विषय दिए हुए हैं, उस पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो संसद का होता है। राज्य सूची पर राज्य विधानमंडल का होता है और संवर्ती सूची पर दोनों का होता है। अब हम देख लेते हैं कि जो संघ सूची में है उसमें कितने विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं। क्वेश्चन बन चुका है, याद रखिएगा, रटने वाली चीज है, बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आईएएस पीसीएस में भी बन चुके हैं, पॉलिटी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संघ सूची में कितने विषय हैं? 97। राज्य सूची में कितने विषय हैं? 66। और संवर्ती में कितने विषय हैं? 47। याद रखिएगा। लेकिन झारखंड ने एक नई प्रथा स्टार्ट कर दी है जिसमें वो ये पूछ रहा है कि ये संवर्ती सूची, ये जो भारतीय नागरिक संहिता है या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है या भारतीय सुरक्षा अधिनियम है, वो सॉरी भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये कौन सी सूची में है? तो ये तीनों जो हैं ये संवर्ती सूची में है। ध्यान रखेंगे, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये सभी जो हैं संवर्ती सूची में है। अब झारखंड क्या क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड पूछता है कि जो संवर्ती सूची में है वो, अब जैसे उसमें 47 चैप्टर है, सॉरी टॉपिक है, 47 विषय दिए हुए हैं, तो 1 2 3 करके कौन से विषय पर है, तो उसने ये स्टार्ट कर दिया है। तो भारतीय नागरिक, अब हम तीनों का ध्यान रख लेते हैं। जो भारतीय नागरिक संहिता है वो फर्स्ट नंबर पर है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेकंड नंबर पर है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये 12 नंबर पर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं। झारखंड ने ऐसा क्वेश्चन बना चुका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची में है और किस उसकी प्रविष्टि संख्या क्या है। तो संवर्ती सूची में है और प्रविष्टि संख्या उसकी है 12, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की। मैंने तीनों का मेंशन करा दिया है क्योंकि अब हम ध्यान देंगे तो, क्योंकि जो ये जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये जो 22वां विधि आयोग था, इसके जिसके अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी थी उसमें तीनों लॉ को कहा गया था कि आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को नए तरीके से बनाने की जरूरत है, जिसके आधार पर जो रिपोर्ट आई थी उस पर एक समिति बनी थी। तो इन्होंने तीनों, मैं बता चुका हूँ, भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन्होंने तीनों का ड्राफ्ट बनाया था। तो ये जितनी भी डेट हैं, आपको याद करने में आसानी होगी, ये जितनी भी डेट हैं ये सब सेम रहने वाली हैं तीनों लॉ के लिए। ठीक है, जिसमें जैसे अब हम देखते हैं कि नया विधेयक कब पेश हुआ था, तो तीनों विधेयक एक ही दिन पेश हुए थे, 12 दिसंबर को। लोकसभा में कब पास हुए? 20 दिसंबर को। राज्यसभा में तीनों विधेयक कब पास हुए? 21 दिसंबर को। ये विधेयक अधिनियम कब बने? तीनों अधिनियम 25 दिसंबर को। सभी के निर्माण की, तीनों के निर्माण की तिथि 25 दिसंबर ही है और तीनों के जो लागू होने की तिथि है वो भी सेम है, 1 जुलाई 2024। ठीक है, तो बीएसए की जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसके प्रारंभ होने की तिथि भी 1 जुलाई 2023 है। ठीक है, और भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसके प्रारंभ होने की तिथि भी 1 जुलाई 2024 है। ठीक है, अब हम थोड़ा साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे इसलिए मैं उसके बारे में बात करने लगा हूं। तो ये मैंने भाग के बारे में आपको बता दिया है, लेकिन भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूची दी गई है, उसमें कौन कौन कितने विषय हैं। संघ सूची में 97 विषय हैं, इसमें 66 विषय हैं, इसमें 47 विषय हैं और उस विषय में संवर्ती सूची में ये तीनों एक्ट आते हैं। ठीक है, इन तीनों एक्ट में उनकी प्रविष्टि संख्या क्या है? तो भारतीय नागरिक संहिता की जो प्रविष्टि संख्या है वो 1 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की जो प्रविष्टि संख्या है वो 2 है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जो प्रविष्टि संख्या है वो 12 है। ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो अब हम देख लेते हैं, जैसे हम साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे हैं, तो भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है 2023, इसकी नेचर देख लेते हैं। नेचर कैसा है? देखो, 2 प्रकार के नेचर होते हैं, एक होता है लेक्स फोरी और एक होता है लेक्स लोगी।
लेक्स फोरी मैं मतलब बता देता हूँ। लेक्स फोरी होता है कोई स्थान विशेष की विधि होती है, स्थानीय विधि नहीं बोल रहा हूँ, स्थान विशेष की विधि होती है। मतलब यदि कोई घटना भारत के बाहर घटित हुई तो ऐसी दशा में भारत में उस घटना को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत साबित किया जाना अनिवार्य है, तो ही वो विधि लेक्स फोरी कहलाती है। इससे रिलेटेड एक केस है निहारेंदु दत्त वर्सेस सम्राट 1942। इसमें बताया गया था कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 है वो उसकी जो प्रकृति है वो लेक्स फोरी है। ध्यान रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन बिहार में बहुत बार पूछा जा चुका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की प्रकृति कैसी है, लेक्स फोरी है, लेक्स लोकी है, इनमें से कोई नहीं है, तो लेक्स फोरी है क्योंकि ये स्थान विशेष की विधि है। और हिंदू लॉ के बारे में भी पूछा जा चुका है। मैं आपको बता दूं कि बिहार में पूछा जा चुका है कि जो हिंदू विधि है, हिंदू लॉ है वो कैसी है, वो भी लेक्स फोरी है। अभी हम लेक्स लोकी को भी बता देता हूँ। लेक्स लोकी क्या होता है, वो किसी पर्टिकुलर स्थानीय विधि है, ठीक है। जैसे जो किसी पर्टिकुलर स्थान से जुड़ी होती है, जो व्यक्ति उस स्थान पर रहेगा, उस मतलब जिस स्थान से वो विधि जुड़ी हुई है उस स्थान में अगर वो रहेगा तो उस पर लागू होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बिहार में शराबबंदी है, तो शराबबंदी से रिलेटेड जो कानून है वो बिहार के अंदर ही स्थानीय विधि है, बिहार के अंदर ही लागू होता है। यदि बिहार का कोई व्यक्ति निकल के यूपी में आके और वह मतलब ये मदिरा पान या शराब पीता है और जब उसका नशा खत्म हो जाता है तो वह फिर से बिहार चला जाता है, तो उस पर यह विधि जब ये उत्तर प्रदेश में ये दारू पी रहा है, शराब पी रहा है, सेवन कर रहा है, तो उस पर ये वाली विधि लागू नहीं होगी क्योंकि ये बिल्कुल स्थानीय विधि है, इस पर्टिकुलर स्थान से जुड़ी हुई है। अगर ये व्यक्ति इस बिहार के अंदर, ठीक है, मदिरा पान करता है, मदिरा का सेवन करता है जो कि प्रोहिबिटेड है, तो ये जो शराबबंदी कानून है वो उस पर लागू होता, उसे सजा का पात्र होता, ठीक है। हम ये ध्यान रखेंगे। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की प्रकृति, नेचर कैसा है, नेचर है हमारा लेक्स फोरी। बहुत बार पूछा जा चुका है, दोबारा पूछने का चांस हो सकता है, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक विशेष विधि है, ठीक है। दो तरीके की विधि होती है, एक प्रक्रियात्मक होती है, प्रोसीजर लॉ होता है, और एक सारवान विधि होती है, ठीक है। तो ये प्रक्रियात्मक विधि है, ठीक है, ये प्रक्रियात्मक विधि है, प्रोसीजर लॉ है, ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और ये सिविल और क्रिमिनल दोनों पर लागू होता है। ये मतलब बहुत अच्छी तरीके से ये सिर्फ 170 धाराओं में इस अधिनियम को बना दिया गया। ये एक ऐसा अधिनियम है जो कि सिविल और क्रिमिनल दोनों मामले में एक साथ लागू होता है। सिविल और क्रिमिनल के लिए अलग अलग नहीं है, जैसे सिविल के लिए सीपीसी है, या क्रिमिनल के लिए अभी जो है BNSS है, ठीक है। तो अलग अलग नहीं है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो दोनों में लागू होता है, सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस मामले में लागू होता है, सिविल में, क्रिमिनल में, दोनों में, या किसी में नहीं। तो हम लगाएंगे दोनों में, क्योंकि ये सिविल और क्रिमिनल दोनों में लागू होता है। अब मैं थोड़ा एक्स्ट्रा आगे बढ़ के, जो कि इंपॉर्टेंट है, याद रखने योग्य बातें हैं, कभी कभी कुछ धाराएं ऐसी हैं जो केवल सिविल में लागू होती हैं, सिविल मामले में, और कुछ ऐसी हैं जो कि क्रिमिनल मामले में लागू होती हैं। सिविल मामले में अगर आप देखेंगे तो 6 धारा ऐसी हैं जो कि केवल सिविल में लागू होती हैं, और 6 ही धारा ऐसी हैं जो कि केवल क्रिमिनल में लागू होती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन बनते हैं कि ये धारा, जैसे धारा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे धारा 21 किस मामले में लागू होती है, सिविल, क्रिमिनल, दोनों, इनमें से एक भी नहीं। तो अगर हमें पता ये 6 की 6 धारा याद है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी धारा केवल सिविल में है और कौन सी धारा केवल क्रिमिनल में है। बाकी जो जितनी भी 170 में से ये 6 धारा हटा दो तो बाकी दोनों पर लागू होती हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ, केवल सिविल में जो लागू होंगी,
आगे हम इन्हें एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो याद रखने योग्य हैं वो ये है कि जो सिविल, केवल सिविल में है वो धारा 21, धारा 46, 50, 121, 122, 123, सेक्शन 21, 46, 50, 121, 122 और 123। और ओनली क्रिमिनल में कौन सी लागू होती है? 24, 47, 48, 49, 108 एंड 115। क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले, भारतीय इंडियन एविडेंस एक्ट के जब लागू था उसमें भी पूछा जा चुका है कि जैसे धारा 24 किन मामलों में लागू होती है, सिविल में, क्रिमिनल में, दोनों में, या इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हमें पता हो तो हम बता सकते हैं। ऐसे ही इसमें ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अभी मैंने आपको भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 का इतिहास बताने के साथ साथ काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन भी बताए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हम जो पढ़ेंगे वो ऐसे ही रिलेट करते हुए पढ़ेंगे ताकि हमारा रिवीजन भी होता रहे और एक साथ काफ़ी सारी धाराएं और कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रहे, क्योंकि आपस में सब चीज़ जुड़ी हुई है। इसलिए अब जैसे हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ रहे थे, एकदम सब कुछ पढ़ सकते थे, लेकिन उसी के साथ साथ ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 वाला अब तक क्यों लागू था, तो हम इसका जवाब हमें भारतीय संविधान में मिलेगा। ठीक है, उसी के साथ साथ प्रीवी काउंसिल को हमने देखा, प्रीवी काउंसिल का जो जजमेंट है उन्हें कौन सेट असाइड कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उसके हमने आर्टिकल देखे। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर आप इस लेक्चर को भी बार बार एक दो बार दोबारा देख लेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है प्री के लिए वो क्लियर हो जाएगा और ये ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपको आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे क्वेश्चनों से ही, एक नंबर से ही, आधे नंबर से ही लोग पीछे रह जाते हैं, मेरिट में रह जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, आप इन बातों को नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में, यहाँ अभी आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे, कभी कभी क्या होता है वो थोड़ा कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछ लेता है, तो मैं उसे भी कवर कर दूंगा। जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, ठीक है, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसके बीच तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि दोनों में क्या क्या अंतर है। ठीक है, एक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के कुछ सिद्धांत हैं, ठीक है, और कुछ इसका उद्देश्य का है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन करके फिर हम सेक्शन 1 से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।